नमस्कार। देश के लिए कुर्बानी देने वालों की बात रखने के लिए मैं हूं डॉक्टर प्रसून। जी हां, क्या आप उम्मीद करते हैं कि देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों को इंसाफ के लिए तरसना पड़ जाएगा? वो भी उस व्यक्ति को जो कभी पंजाब का सीएम रहा, जिसके कारण पंजाब में अलगाववाद की आग बुझी, जिसके कारण पंजाब में दोबारा अमन चैन लौटा। बड़े दुख और गुस्से के कारण मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज की सरकार और न्यायपालिका के ढीले रवैये के कारण देश पर कुर्बान हुए सीएम बेअंत सिंह के हत्यारों को 30 साल बाद भी फांसी की सजा नहीं मिली, वो भी तब जब देश की अदालतें फांसी की सजा पर मोहर लगा चुकी हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, फिर बताएंगे कि ये मामला फिर सुर्खियों में क्यों आया। पंजाब के तत्कालीन सीएम बेअंत सिंह की हत्या 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ के सचिवालय परिसर में बम विस्फोट के जरिए हुई। भारत को खंडित करने वाली मानसिकता के साथ किए गए इस विस्फोट में 3 भारतीय कमांडो सहित 17 अन्य लोगों की जान चली गई। जांच के बाद पता चला कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के दिलावर सिंह बब्बर ने आत्मघाती हमलावर के रूप में काम किया। खुफिया एजेंसियों की जांच में सामने आया कि घटना में बैकअप बम वर्षक के तौर पर बलवंत सिंह राजोआना भी शामिल था। षड्यंत्रकारी बलवंत सिंह राजोआना को सीएम बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। विदेश विभाग के अनुसार खालिस्तान कमांडो फोर्स भी इस हत्या के षड्यंत्र में शामिल रही। साल 2012 में चंडीगढ़ की अदालत ने राजोआना को मौत की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ कई सिखों ने विरोध किया और बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा को रोकने के लिए अभियान चलाया। 28 मार्च 2012 को भारत सरकार ने बलवंत सिंह राजोआना की फांसी पर उस समय रोक लगा दी जब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से मिलकर उसके लिए क्षमादान की मांग की। 7 जनवरी 2015 को जत्थेदार जगतार सिंह हवारा, जिसे सीएम बेअंत सिंह हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जाता है, को भारतीय खुफिया एजेंसी और सीबीआई के अनुरोध पर बैंकॉक में थाई पुलिस ने गिरफ्तार किया। जगतार सिंह हवारा भी वर्तमान में एक भारतीय जेल में मुकदमे से गुजर रहा है। सीएम बेअंत सिंह हत्याकांड का एक अन्य आरोपी जगदार सिंह हवारा है। हवारा को 1995 में गिरफ्तार किया गया। 22 जनवरी 2004 को अपने साथियों के साथ सुरंग खोदकर चंडीगढ़ बुड़ेल जेल से फरार हो गया। हवारा के भागने के 1 साल बाद उसे 2005 में दोबारा पकड़ लिया गया। तब से वह जेल में है। ट्रायल कोर्ट में 27 मार्च 2007 को हवारा को दोषी ठहराया गया और उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। जिस ट्रायल कोर्ट ने 27 मार्च 2007 को हवारा को दोषी ठहराया और उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2010 को एक आदेश जारी करके उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। सीएम बेअंत सिंह को इंसाफ का मामला तब उठा जब बलवंत सिंह राजोआना की फांसी को रोकने के लिए 2 तरफा कोशिश करती हुई दिखी। एक तरफ तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का टाल मटोल रवैया दिख रहा है, तो दूसरी तरफ न्यायपालिका भी इसी हीला हवाली के चलते सीएम बेअंत सिंह के षड्यंत्रकारी बलवंत सिंह राजोआना को रियायत देने के मूड में दिख रही है। साल 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और अन्य 16 लोगों की हत्या के मामले में बलवंत सिंह राजोआना को दोषी ठहराया गया। जुलाई 2007 में एक विशेष अदालत ने राजोआना को मौत की सजा सुनाई। राजोआना की ओर से दायर याचिका में अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अनुरोध किया गया। याचिका में राजोआना की रिहाई का भी अनुरोध किया गया है। 3 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सक्षम प्राधिकरण उसकी दया याचिका पर विचार कर सकता है। अपनी नई याचिका में सजा याफ्ता बलवंत सिंह राजोआना ने कहा कि उसने कुल
28 साल और 8 महीने जेल में बिताए हैं, जिसमें से 17 साल मौत की सजा पाए कैदी के रूप में गुजारे हैं। याचिका में कहा गया कि मार्च 2012 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी SGPC के ने उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत याचिका दायर की। याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2023 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें सभी राज्यों और प्रासंगिक प्राधिकरणों को लंबित दया याचिकाओं पर यथाशीघ्र और बिना अनावश्यक देरी के निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाए दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर 18 मार्च तक फैसला ले ले। जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा या तो आप निर्णय ले लें, अन्यथा हम इस केस में मेरिट के आधार पर सुनवाई करेंगे। 20 जनवरी यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई, तब तुषार मेहता ने मामले की संवेदनशीलता का उल्लेख किया और कहा कि दया याचिका विचाराधीन है। उन्होंने अदालत से 6 हफ्ते का समय देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 18 मार्च तक फैसला लेने को कहा है। पंजाब पुलिस का पूर्व कांस्टेबल बलवंत राजोआना आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है। दिलावर ने आत्मघाती बम विस्फोट कर जब बेअंत सिंह समेत 16 लोगों की हत्या कर दी थी, तब घटना स्थल पर दिलावर के बैकअप के रूप में मौजूद राजोआना फरार हो गया। राजोआना की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि मौत की सजा के मामले में लंबे समय तक देरी करना मौलिक अधिकार का हनन है। वकील मुकुल रोहतगी ने दया याचिका पर फैसला होने तक CM बेअंत सिंह की हत्या के षड्यंत्रकारी बलवंत सिंह राजोआना को पैरोल पर छोड़े जाने की मांग की। बलवंत सिंह राजोआना पंजाब के तत्कालीन CM बेअंत सिंह की 1995 में हुई हत्या का दोषी है। बलवंत सिंह राजोआना का कहना है कि वह 29 साल से जेल में है। 12 साल से दया याचिका भी राष्ट्रपति के पास लंबित है। इससे पहले 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति सचिव से कहा था कि वह दया याचिका पर फाइल 2 सप्ताह में राष्ट्रपति के सामने रखे। अब जस्टिस BR गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और KV विश्वनाथन की बेंच ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को समय देते हुए सुनवाई 2 महीने टाल दी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, और शशिकांत, पूर्व DGP पंजाब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शशिकांत जी, अगर हम इस मामले को देखते हैं और जिस तरीके से हीला हवाली देखने को मिल रही है, क्या उससे लग रहा है कि राजनीतिक दल बेअंत सिंह की कुर्बानी को भुला दे रहे हैं? और क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से मारा गया, उसके हत्यारों को रियायत देने के मूड में, अगर ये रियायत मिलती है तो आतंकियों को क्या मैसेज जाएगा? शशिकांत जी, देखिए, अदालत क्या फैसला लेती है इस पे तो मेरे ख्याल किसी को कमेंट करना सूट नहीं करेगा, पर मैं कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है, 95 में मर्डर हुआ था, उसके बाद 28 साल उसको करीब हो चुके हैं, 29 साल होने जा रहे हैं। इट्स ऑल वायलेशन ऑफ एक व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। और साथ में यह भी शो करता है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी कितनी आराम से बैठी रहती है। मैं इस केस में पूरा फैसला जो लेना है लें, इसको एक तरफ निकालें, पर इसमें जो डिले हो रही है, चाहे होम नहीं शशिकांत जी, अदालतें अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है, मौत की सजा दी जा चुकी है। जो मेन देरी लग रही है वह राजनीतिक कारणों से लग रही है। आप पंजाब के DGP रहे हैं, आपको क्या लगता है कि राजनीतिक दल इतने ज्यादा प्रभावी हैं कि वह CM जैसे व्यक्ति की हत्या करने वालों को भी रियायत दिलाने के पक्ष में हो जाते हैं? राजनीतिक पार्टियां दुर्भाग्य इतनी पावरफुल हो जाती हैं, चाहे CM का मर्डर हो, चाहे कुछ और हो।
उसमें इतनी डिले करती हैं समहाउ दी अदर बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज। राजीव गांधी का केस देख लीजिए, बेंस सिंह जी का केस देख लीजिए, और इससे मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। एप्लीकेशन अगर हमको भेज दिए तो उस पर फैसला क्यों नहीं लेते हो? जो फैसला लेना है वो आपके अख्तियार में है, आपके कार्य क्षेत्र में है। टेक ए डिसीजन एंड बी डन विद इट। क्यों इसको लटका करके एक इंटरनेशनल इश्यू बन जाता है? लटकर जा रहा है। जो डायस्पोरा के लोग बाहर बैठे हुए हैं वो भी इस इश्यू को लगातार उठाते रहते हैं। यहाँ जो हमारे पंजाब की पॉलिटिक्स है वो भी चली जाती है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि न्यायपालिका या ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट जो है, उनको जो डिसीजन लेना है डिसीजन लेकर के इसको एक तरफ लगाएं, क्योंकि इसका जितना तूल खींचती जाएगी उतना उसका दुष्प्रभाव पंजाब की राजनीति में एसजीपीसी का भी अहम रोल रहा है। प्रिसाइजली। आप डीजीपी रहे हैं, क्या लगता है कि कानून व्यवस्था कहीं पंजाब में एसजीपीसी के हाथ में तो नहीं चली गई? जिसको चाहते हैं रियायत दिलाते हैं, जिसको चाहते हैं कहते हैं आतंकियों को रिहा कर दीजिए, तो उस तरीके का दबाव बनाया जाता है। क्या इन लोगों को भी पार्टी नहीं बनाना चाहिए? वो भी एक मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति की हत्या होती है जब। तो प्रिसाइजली एसजीपीसी का गठन हुआ था 1920 में। इनका जो चार्टर था दैट वाज ऑल अपना धार्मिक क्षेत्र था, पर काफी समय से इसमें भी जो फैसले इनके जा रहे हैं, ऐसे दोषारोपण होते रहते हैं, दोष लगते रहते हैं। इनके जो भी काम हो रहा है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। यहाँ तो ऐसा भी हो चुका है कि जो एसजीपीसी के प्रधान का चुनाव भी होना है और कई बार उसमें भी आदेश आ जाता था कि इस व्यक्ति को आप प्रधान बना दीजिए। ये सिस्टम्स जितने भी हैं हमारे, चाहे एसजीपीसी हो चाहे जो भी हो, इतना पॉलिटिसाइज हो चुके हुए हैं। और आजकल इस बारे में जो पंजाब के अपने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें सिख भी हैं और दूसरे भी हैं, वो भी कहते हैं कि एसजीपीसी पे काफी टिप्पणी होती रहती है कि इसका जो काम है पॉलिटिकल ज्यादा हो गया है, धार्मिक क्षेत्र से थोड़ा कम हो गया है। थैंक यू। भूपेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। आतंकियों को सजा मिलती है, मौत की सजा मिलती है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि फांसी की सजा बरकरार है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरह की सियासत हो रही है पूरा देश देख रहा है। देशभक्त, देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों को जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो इस राजनीति का क्या अंत है, क्या सवेरा है? भूपेंद्र कुमार जी। देखिए, निस्संदेह ये कहा जा सकता है कि ऐसी चीजें भी राजनीति प्रेरित हो रही हैं जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हो। और अपने यहाँ जो संघीय ढांचा है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है की व्यवस्था में, उसमें थोड़ा अलग अलग संवैधानिक व्याख्याएं हैं, दोनों के अधिकार अलग अलग हैं। तो जिसके कारण क्या है कि अगर समन्वय नहीं बैठ पाता है तो उसका फायदा लीगल टर्म्स में और अपराधी उठा लेते हैं, और उसका राजनीतिक दल बाकायदा। भूपेंद्र जी, इसमें लग रहा है कि जो आरोपी है वह फायदा नहीं उठा रहा है, राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए उसको इस तरह का उपाय प्रदान कर रहे हैं। राजो आना की बात की जाए तो वह कोई भी क्षमा याचिका या दया याचिका के पक्ष में नहीं था। वह तो साफ करता है, जब आता भी है तो हाथ हिलाता है, जैसे लगता है कि पता नहीं कौन सा चुनाव लड़के पता नहीं किस मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया है। उसके बावजूद इन राजनीतिक दलों की बेशर्मी देखिए। हमारे मुख्यमंत्री को मार दिया जाता है, हमारे प्रधानमंत्री को मार दिया जाता है, उसके बाद उसके आरोपियों को रियायत दी जा रही है, वो भी अदालतें बार बार मना कर रही हैं। मुझे तो लगता है कि अदालतों को भी इसमें संज्ञान लेकर ऐसे राजनीतिक दलों पे या ऐसे लोगों पे, जिम्मेदार पदों पे बैठे लोगों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। भूपेंद्र कुमार जी। जी बिल्कुल, हम मीडिया के घटक हैं और हमारे समाज के प्रति जागरूकता लाने के लिए और उसको सजग बनाने की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि राजनीति दल किस स्तर पर जा रहे हैं, देश की अखंडता एकता के तोड़ रहे हैं कि अपने राजनीतिक फायदा के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अब ये बताइए कि जब उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा, उसके बाद भी इन्होंने ये कोशिश नहीं की कि इसको सजा दिलाई जाए, बल्कि उसको नॉन लीगल शिक्षा है जिसके तहत उसको इतना समय मिल जाए जिससे वो ये दया याचिका और इस तरह से ये कर सके कि हम ये चाहते हैं कि हमने उतनी मृत्युदंड की सजा भुगत की है। और जिस तरह से जो लीगल टर्मिनोलॉजी जैसे वर्ड होते हैं जिनका फायदा और बड़े बड़े महंगे वकील किए जाते हैं,
इनके जो जिसके जूनियर चांस जजेस होते हैं और जिसका वो फायदा उठाते हैं और राजनीतिक दल उनको मैच करते हैं, इतनी बड़ी मोटी राशियां देते हैं। तो ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है कि हमको तो ट्रायल की इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि राजनीतिक दल है, इनका ट्रायल होना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि लोकतंत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधि, चाहे देश के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, और इन तरह की मानव बम बना के अपने आपको उड़ा के 16 हत्याएं कर दी। चाहे राजीव गांधी की हत्या हुई थी, वो भी इसी तरह से हुई थी, और इस तरह से ये बेल सिंह की भी हुई थी, जो लोकतंत्र से जुड़ी हुई आम जनता की सरकार से उनके मुख्यमंत्री थे। और इस तरह से ये लोग अपना हवा बनाए रहते हैं और आतंकवाद के साथ साथ जो आपने कहा है कि इस तरह से हाथ हिलाते हैं ग्लैमर में, क्योंकि इस ग्लैमर का फायदा राजनीतिक लोग उन लोगों को मौका देते हैं और जिसके कारण वो इतने और ग्लैमराइज हो जाते हैं कि वो उनको लगता ही नहीं कि ये लगने लगता है कि आम आदमी के लिए न्याय अलग है और व्यक्ति विशेष के कुछ लोगों के लिए न्याय व्यवस्था अलग अलग। ये प्रश्न सिर्फ इसीलिए उठते हैं न्यायपालिका में कि क्योंकि अलग अलग मापदंड क्यों अपनाए जाते हैं, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को तो उसके पास जमानत के लिए पैसे भी नहीं होते और वो छोटे छोटे ट्रायल के लिए 30 साल तक जेल में डला रहता है। और आप बताइए, उनके लिए कोई न्यायपालिका नहीं है। और इन लोगों के लिए देखिए आप, इतनी दया आजकल लग रही है, राष्ट्रपति के अलग। भूपेंद्र जी बेहद अहम बात कर रहे हैं शशिकांत जी। वो कह रहे हैं कि इस तरह की परिस्थितियां अक्सर देखी जाती हैं। अब सवाल ये है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की हम बात तब करेंगे जब हमारे राजनेताओं की सुरक्षा बरकरार रहे। मुख्यमंत्री जैसे पद पे जिम्मेदारी के अहम पद को निभाते हुए उनका निधन हो जाता है, उनको शहीद माना जाता है, लेकिन उनके हत्यारों को बचाने की कोशिश की जाती है ताकि राजनीतिक सत्ता में अपनी भागीदारी सिद्ध की जा सके या साबित किया जा सके कि हम एक मुख्यमंत्री जैसे पद के भी उम्मीदवार, मुख्यमंत्री जैसे पद पे विराजमान व्यक्ति का भी अगर असोसिएशन होता है तो भी हम आपकी तरफ हैं। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का गंदा उदाहरण मानेंगे, अच्छा उदाहरण मानेंगे, या मान लिया जाए कि इसी तरीके की राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले लोग ही अब पंजाब पे शासन करेंगे और देश को उस ओर मोड़ के ले जाएंगे जिधर से वापस लाया गया था? शशिकांत जी, देखिए, राजनीतिक जो उसमें इच्छा है वो तो उसमें है, और उससे भी ज्यादा चीज है जैसे बेसिकली सबको अपनी कुर्सी संभालनी है। सॉरी, मैं बड़ा ब्लंट बात करता हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ, बट अगेन अगर इसमें भी देखना चाहते हैं, क्योंकि जो भी कार्रवाई आज तक हुई है, चाहे केंद्र की ओर से हुई हो चाहे पंजाब सरकार की ओर से, पर उसके कुर्सी का चक्कर, और उससे ज्यादा मैं कहता हूं जो व्यक्ति के जो नेचुरल जस्टिस है, ह्यूमन राइट्स है, उसका जो हनन। और तो फिर से मैं कहता हूं, ये जो भी चीज हो रही है, कोर्ट इस चीज का पहले मैं समझता हूं संज्ञान लेना चाहिए था। इतने समय से मामला जो है लटकता जा रहा है, और अब जो संज्ञान ले रहा है 18 तारीख को, क्या हमारा जो आदरणीय कोर्ट है, क्या वो होम मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट को भी हॉल्ड करेगा कि वो 18 साल से 28 ईयर्स से उसके जो पिटीशन से बैठे हुए हैं, व्हाई कांट दे डिस्पोज इट ऑफ एंड बी डन विद इट? जो फैसला लेना है एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक सच है, न्यायपालिका का भी है। जो फैसला आपको लगता है कानून के हिसाब से सही है वो लीजिए एंड बी डन विद इट। मामले को लटकाने से देखिए, फैसला तो इसमें हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल चुका है कि फांसी की सजा इनकी बरकरार है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का रुख तो कम है। असल कहानी तो यही है कि राजनेताओं की जिस तरीके की मक्कारी देखी जा रही है इस मामले में, वह देश की जनता की चेतना को झकझोर के रख दिया है कि आप कर क्या रहे हैं। हमारे एक मुख्यमंत्री को मार दिया जाता है, उसके हत्यारों पे आप राजनीति कर रहे हैं, उनको आप रियायत दे रहे हैं, वो आते हैं जेल से बाहर तो हाथ हिलाते जाते हैं, उसके बावजूद इनकी आंखें नहीं खुल रही है। सरकार का भी लचर रवैया है। और कल खुदा न खास्ता, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ शशिकांत जी, कल इस डिबेट के कारण आप पे या हम पे हमला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, चूंकि हमलावरों को मालूम होगा कि जब मुख्यमंत्री जैसे आदमी को हटाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इन मामूली लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। शशिकांत जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं नशों के खिलाफ काम करता हूँ, मेरे ऊपर कितनी बार गोलियां चल चुकी हैं, मेरे साइड में तो कोई नहीं आया, ना कोई सरकार ना कुछ। और ये सब
जो हाई कोर्ट है उसके डिसीजन के बाद भी कि मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए, पर जैसे आपने कहा हम सब लोग तो गाजर मूली है, जिसको जैसे काटना है काट लो, कोई इसका संज्ञान लेने वाला नहीं, कोई इसका कुछ नहीं है, बस इसी तरीके से ढोल पीटते जाते हैं। सिर्फ एक ही प्रयत्न होता है कि अपनी कुर्सी को बचाए रखो, दैट्स अबाउट ऑल, नथिंग मोर नथिंग लेस। चलिए भूपेंद्र कुमार जी, बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने ढोल बजा बजा कर बताया कि इस हत्या को हमने करवाया है। दिलावर सिंह आत्मघाती दस्ते के रूप में आया, उसने सीएम बेअंत सिंह की हत्या की। ये बातें क्या झकझोरती नहीं है पूरे हिंदुस्तान को? और किस तरीके की आप राजनीति इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं? ऐसी स्थिति रही तो फिर पंजाब में भी वही कश्मीर वाली हालत बनेगी दोबारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। निश्चित रूप से वही काल जो सन 80 का दौर था, जब इंदिरा जी ने बिलुचार ऑपरेशन किया था और भिंडरावाले और बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी संगठन को खड़े हुए थे और उससे अलग होने की पंजाब कर रहा था और अलग खालिस्तान की मांग कर रहा था। उसको करने के लिए जो निर्णय लिया था उस समय की सरकार ने, इंदिरा जी ने बिलुचार ऑपरेशन के रूप में और सोन मंदिर में जब कई लोग घुसे हुए थे उनको करने की थी, और आज वही चीज फिर से रिपीट हो रही है निश्चित रूप से। और हमने देखा है कि अभी कुछ वर्षों में जैसे कर्नाटक की सरकार गई और ये पंडू वाला किस्सा जो आया था और उसके तहत भूपेंद्र जी, मैं आपसे बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, क्या मोदी सरकार इस मामले को लेकर दबाव में है? मैं ये तो नहीं मान सकता कि मोदी सरकार दबाव में होगी, क्योंकि मोदी जी के मीडिया पे इंटरेक्शन तो इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उनके जो निर्णय होते हैं वो बाद में जरूर पता चलते हैं। तो हो सकता है कि वर्तमान परिवेश अभी वर्तमान में उनकी कैसी प्लानिंग हो और कैसा उनको फीडबैक दिया जा रहा हो, क्योंकि देश के चलाने वाले व्यक्ति हैं और उसको फीडबैक देने वाले लोग हैं जो दे रहे होंगे। तो मैं ये नहीं है, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि सरकार ने जो जनता के बीच में विश्वसनीयता पाई है और व्यक्तिगत रूप से खुद की खास तौर से, और आतंकवाद पे जो लगाम लगाने का जो 10 साल और 11वां साल लगभग चल रहा है, जो 11वें साल में उन्होंने कंट्रोल किया है, और जो तीसरा टर्म उन्होंने जो पाया है, उनकी उपलब्धियां बहुत रही हैं। लेकिन ये राज्य सरकार क्या भी हो सकता है कि राज्य सरकार ने जो यहाँ पे परसू किया हो सरकार को, तो उसकी तकनीकी खामियां देखनी पड़ेगी। लेकिन आपने बताया अपनी ब्रीफिंग में कि तुषार मेहता जो इंडिया गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल है तो निश्चित रूप से वो पहलू कर रहे हैं, तो ये केंद्र सरकार क्या है तो सरकार को तो इसी से अड़ग रहना चाहिए। भूपेंद्र जी, एक बड़ा सवाल और है आपसे, अगर इसी राजनीति की पुनरावृत्ति होती रही तो क्या लगता नहीं आपको कि जल्द ही आने वाले समय में साल 2 साल के भीतर ही भिंडरवाला को पंजाब का संत घोषित कर दिया जाएगा? एक आतंकवादी जिसने पूरे देश की सेना को तबाह करके रखा, जिसने देश का माहौल बिगाड़ा, वह भी इसी राजनीति की राह पे चलते हुए संत बन जाएगा। सेना भी मुंह देखती रह जाएगी ऐसे आतंकवादियों के नाम पे जिनसे वह लड़के स्वर्ण मंदिर छीनी थी। बिल्कुल, हमने चाहे वो आप कश्मीर से आतंकवाद के ऐसे नेता देखे हों जो कि गोमानी जैसे जिनकी सब यात्रा में हजारों लाखों लोग रहे, ऐसे चाहे बिजरा वाले, चाहे आप जो अभी देव सिंह के अपराधी हैं, तो ये आइकॉन बनते हैं उस समुदाय की जो भले कम लोग हैं, लेकिन वो लोग उनको देवता के ही रूप में मानते हैं, अपना नेता मानते हैं और उनके प्रति स्मारक बनाना तरह तरह की चीजें शुरू कर देते हैं। तो शशिकांत जी, अगर इसी तरीके की राजनीति होती है तो आपको क्या लगता है भिंडरवाला कब तक संत घोषित हो जाएगा? वो तो पहले ही हो चुका है, एसजीपीसी भी उसको संत मान चुकी है, उसका जो मूर्ति है उसकी तस्वीर वगैरह जो एसजीपीसी का म्यूजियम उसमें लग चुका है, वो तो पहले ही मान चुके हैं। इसमें आगे अब क्या मानेंगे वो? अब तो क्या मानेंगे? लेकिन भारत सरकार की क्या आंखें नहीं खुल रही है? मोदी प्रशासन अब तक चुप्पी क्यों साधा हुआ है? बड़ा सवाल है। इस पर देश की जनता के अंदर एक गुस्सा दिख रहा है। सरकार को समझना चाहिए, अगर ऐसे आतंकवादियों को छूट दिया गया तो देश दोबारा उसी राह पे चलेगा जहां अलगाववाद और आतंकवाद का मिलन होता है। आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।